Bismillahirrahmanirrahim. Now this is our last lecture on the topic of seizure disorder and epilepsy. First of all, we will continue our drug and discuss less common drugs जो कि टेबल 37.8 में दी हुई है, जो कि ये नेक्स्ट पेज पर है. तो इस ड्रग को अगर हम व्यू करना चाहें तो इसका हम पहले व्यू सेट कर लेते हैं. नाउ द व्यू हैज़ बीन सेट. द फर्स्ट ड्रग इज़ मीफोबार्बिटल. इसकी लेबल्ड इंडिकेशन है ग्रैंड मैल एपिलेप्सी, पेटेंट मैल एपिलेप्सी और गेट्स कन्वर्टेड टू फिनोबार्बिटॉल लाइक हो जाती है ये बॉडी में. इंडिकेटेड व्हेन फिनोबार्बिटॉल मस्ट बी डिक्रीज बिकॉज ऑफ एक्सेसिव ड्राउजीनेस, हाइपर एक्साइटेबिलिटी एंड मूड डिस्टर्बेंसेस. इसकी हाफ लाइफ जो है वो 11 to 16 आवर्स है. टोटल प्लाज्मा कंसनट्रेशन का डेटा अवेलेबल नहीं है. थेरेप्यूटिक रेंज ऑफ एडल्ट डोज 400 to 600 मिलीग्राम. यूजुअल मोड ऑफ एलिमिनेशन लिवर एंड मेजर प्रोटीन बाइंडिंग जो है वो प्रोटीन बाइंडिंग लेवल 40 to 60% है. इसी तरीके से नेक्स्ट ड्रग इज मीफेनिटोइन. इंडिकेशन इसकी टोनिक क्लोनिक सीजर, साइकोमोटर सीजर, स्टेटस एपिलेप्टिकस. यूज विथ फेनिटोइन टुगेदर विथ सेडेटिव एंड कंपेयर टू फेनिटोइन अलोन. इसकी अगर हम हाफ लाइफ की बात करें तो वो है 95 आवर एक्टिव मेटाबोलाइट के साथ. प्लाज्मा कंसनट्रेशन की डिटेल नहीं है. और टोटल एडल्ट डोज की रेंज जो है 200 to 600 मिलीग्राम. और मोड ऑफ एलिमिनेशन लिवर इज़ मोर देन द रेनल एंड द प्रोटीन बाइंडिंग इज़ 90%. फिर उसके बाद नेक्स्ट ड्रग है हमारे पास इथेटोइन. टोनिक क्लोनिक सीजर, साइकोमोटर सीजर, यूज एज सेकेंड लाइन थेरेपी, लेस टॉक्सिक एंड लेस इफेक्टिव देन फेनिटोइन. इसकी हाफ लाइफ 3 to 9 आवर और इसका जो प्लाज्मा कंसनट्रेशन है 15 to 50 मिलीग्राम पर डे. और जो है वो डोज जो है वो 2000 to 3000 मिलीग्राम पर डे. मेन रूट ऑफ एलिमिनेशन लिवर और प्रोटीन बाइंडिंग का डेटा अवेलेबल नहीं है. फिर उसके बाद नेक्स्ट ड्रग है हमारे पास मैथ्सक्सिमाइड. एब्सेंट सीजर में एंड डज नॉट प्रेसिपिटेट टोनिक क्लोनिक सीजर. हाफ लाइफ इज़ 2 to 40 आवर. प्लाज्मा कंसनट्रेशन का डेटा अवेलेबल नहीं है. मैक्सिमम डोज इज़ 1200 मिलीग्राम. मेन रूट ऑफ एलिमिनेशन इज़ लिवर. इसके बाद है हमारे पास फेनसेक्सिमाइड. ये भी एब्सेंट सीजर के लिए एंड लेस टॉक्सिक एंड लेस इफेक्टिव कंपेयर टू अदर सेक्सिनामाइड. हाफ लाइफ इज़ 8 आवर और मैक्सिमम डोज 1000 to 3000 मिलीग्राम. और रूट ऑफ एलिमिनेशन यूरिन भी है और बाइल भी है, यानी यूरिनरी क्लियरेंस भी है और बिलियरी क्लियरेंस भी है. पैरामेथाडायोन एब्सेंट सीजर के लिए यूजफुल व्हेन अदर सीजर एग्जिस्ट विद एब्सेंट सीजर. नोट क्या है, डू नॉट यूज इट विद मेफेनिटोइन. हाफ लाइफ का डेटा अवेलेबल नहीं है. प्लाज्मा कंसनट्रेशन का भी अवेलेबल नहीं है. हाँ, डोज इसकी पर डे 900 से लेके 2400 मिलीग्राम है. लिवर इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू रीनल ऑलमोस्ट, यानी बराबर रूट ऑफ एलिमिनेशन है. अच्छा, उसके बाद आइए आप ट्राईमेथाडायोन एब्सेंट सीजर. यूजफुल व्हेन अदर सीजर एग्जिस्ट विद एब्सेंट सीजर. डू नॉट यूज विद मेफेनिटोइन. जो है ये भी इसका जो हाफ लाइफ जो है इसकी वो 6 to 13 आवर्स है. 700 मोर देन 700 मिलीग्राम पर लीटर इसकी प्लाज्मा कंसनट्रेशन है. डोज 900 to 2400 मिलीग्राम पर डे. लिवर इज़ द मेन रूट ऑफ एलिमिनेशन. लास्ट ड्रग है प्रीगाबालिन. सिंपल पार्शियल सीजर. हाफ लाइफ 6 आवर. डोज पर डे 150 to 600 मिलीग्राम. मेन रूट ऑफ एलिमिनेशन इज़ रेनल. तो ये जो है वो बेसिकली हमारे पास इस ड्रग की जो है वो ये जो लेस कॉमनली यूज ड्रग हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी. अच्छा, इसके अलावा अब हमारे पास और ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है. लाइक फॉर एग्जांपल वेगस नर्व स्टिमुलेशन. ठीक है, इट इज़ यूज एज एडजंक्टिव थेरेपी फॉर एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन above 12 years of age whose partial seizures are refractory to एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन. यानी एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन तमाम यूज़ की जा चुकी हैं और उस पर रिस्पॉन्स जो है वो रिफ्रैक्ट्री है. रिफ्रैक्ट्री का मतलब ये है कि अनएबल टू मैनेज. फिर एज एडजंक्टिव थेरेपी यानी सपोर्टिव थेरेपी वेगस नर्व स्टिमुलेशन भी की जाती है. तो ये भी एक तरीक़े का है. इसके अलावा और हमारे पास क्या टेक्निक्स हैं. ए प्रोग्रामेबल सिग्नल जनरेटर that is implanted in patient's left upper chest has a bipolar vagus nerve stimulation lead that connects the generator to the left vagus nerve in neck. A programming vent
the use radio frequency signals to communicate non-invasively with the generator and handheld magnets used by the patient or caregiver to manually turn the stimulator on or off. तो इसकी जो डिवाइस है वो नेक चेस्ट के साथ जो है हैंग अप कर दी जाती है, इसकी लीड जो है वो वेगस नर्व के साथ अटैच कर दी जाती हैं और इसमें एक प्रोग्राम होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी का जो अप्रोप्रिएट सिग्नल्स जो है वो जनरेट करता है, जिससे वेगस नर्व की स्टिमुलेशन को कंट्रोल किया जाता है। तो उससे जो है वो वेगस नर्व के ज़रिए जो है वो मैनिपुलेशन या स्टिमुलेशन के ज़रिए भी जो 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 एपिलेप्टिक फिट्स हैं या सीजर डिसऑर्डर है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। और इस डिवाइस को मैनुअली ऑन भी किया जा सकता है और ऑफ भी किया जा सकता है एज पर नीड। इसके अलावा द इम्प्लांटेशन प्रोसीजर यूजुअली लास्ट 1 आवर अंडर जनरल एनेस्थीसिया। ये जो वेगस नर्व स्टिमुलेशन की डिवाइस है इसको चेस्ट के साथ जिस तरह से इम्प्लांट किया जाता है उसका 1 आवर का एक प्रोसीजर होता है जनरल एनेस्थीसिया में। जैसा कि हार्ट का पेस मेकर लगाया जाता है तो उसमें भी जनरल एनेस्थीसिया की ज़रूरत अक्सर पड़ जाती है। Once programmed, the generator will deliver intermittent stimulation at the desired setting until an additional programming is entered. तो इसमें जो प्रोग्राम होगा उस हिसाब से ये इंटरमिटेंटली स्टिमुलेशन देगा डिज़ायर सेटिंग की। कोई और अगर चेंजेस करनी है तो फिर उसके हिसाब से फर्दर चेंजेस जो होंगी वो फिर नई प्रोग्रामिंग उसमें एडजस्ट करनी पड़ेगी। नाउ अगर तमाम ट्रीटमेंट ऑप्शंस फेल हो जाएं और ये वेगस नर्व स्टिमुलेशन के जो टेक्निक है ये भी फेल हो जाए तो अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन सिर्फ एक ही रह जाता है और वो ऑप्शन है सर्जरी, सर्जिकल मैनेजमेंट। और इसमें क्या किया जाता है वो भी देख लेते हैं। अच्छा, तो अब जैसे हमने पहले बात की थी कि ये जो है वो उसके लिए है व्हेन सीजर डू नॉट रिस्पॉन्ड टू ड्रग थेरेपी। सर्जरी होगी मे बी परफॉर्म टू रिमूव द एपिलेप्टोजेनिक ब्रेन रीजन। एपिलेप्टोजेनिक यानी एपिलेप्टोजेनेसिस हो रहा है यानी एपिलेप्सी जनरेट हो रही है ब्रेन के जिस रीजन से, तो उसको रिमूव करने के लिए ये सर्जरी परफॉर्म की जाती है। आमतौर पे क्या होता है, कॉमनली कॉर्टिकल एक्सीजन यानी लोबेक्टोमी, यानी वो लोब जो होगा जहाँ से ये जनरेट हो रहा है उसको सर्जिकली रिमूव कर दिया जाएगा। 70 to 80% of patients who have anterior temporal lobectomy have fewer seizures। तो 70 to 80% पेशेंट जिनको एंटीरियर टेम्पोरल लोब जो है रिमूव किया जाता है उनमें सीजर की क्वांटिटी कम हो जाती है। एंड 30 to 40% पेशेंट हु हैव फ्रंटल लोबेक्टोमी हैव फ्यूअर सीजर। और 30 to 40% सक्सेस रेट है फ्रंटल लोब की सर्जिकल रिमूवर का, तो उससे भी सीजर की क्वांटिटी कम हो जाती है। इंडिकेशन क्या है, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि ये से इंडिकेशन जो है फॉर सर्जरी आर इंट्रैक्टेबल और डिसेबलिंग सीजर्स रिकरिंग फॉर 6 to 12 months। 6 से 12 महीने हो गए हों, डिसेबलिंग या इंट्रैक्टेबल यानी अनएबल टू मैनेज सीजर वाकई हो रहे हों, तो फिर ऐसा पेशेंट जो होगा वो अब ड्रग से मैनेज नहीं हो सकता। आप ड्रग थेरेपी 2 ड्रग 3 ड्रग तक चले जा चुके हैं, मैक्सिमम डोज तक जा चुके हैं और कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो अब इसके अलावा सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो लिहाजा ये पेशेंट हो जाएंगे, ये पेशेंट विल बी कंसिडर विथ मेडिकल रिफ्रैक्टरी सीजर। ये जो पेशेंट होंगे वो होंगे जो मेडिकली रिफ्रैक्टरी सीजर्स में होंगे। रिफ्रैक्टरी का जैसे मीनिंग क्या है कि वही अनएबल टू मैनेज। अच्छा, अब सर्जरी जो होगी वो एक हो सकती है स्टीरियोटैक्सिक सर्जरी। स्टीरियोटैक्सिक सर्जरी में क्या होता है, द सर्जन यूजेस देयर आर 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट टू गाइड ए नीडल थ्रू ए होल ड्रिल्ड इन द स्कल। स्कल में जो है होल किया गया, वहाँ से नीडल इंसर्ट की गई एंड डिस्ट्रॉय द एबनॉर्मल पाथवे वाया स्मॉल इंट्रासेरेब्रल इंसीजन्स, यानी छोटे से इंसीजन के बाद वो पाथवे जहाँ से, लेकिन ज़रूरी ये है कि वो पाथवे आइडेंटिफाइड हो कि वो लोब कौन सा है, कहाँ से वो एपिलेप्टिक फिट्स जनरेट हो रहे हैं ब्रेन में, ताकि उस पाथवे को ब्लॉक या ब्रेक कर दिया जाए ताकि वो एक्सेसिव हाइपर सिंक्रोनस न्यूरल डिस्चार्ज जो हो रहा था उसको कंट्रोल में ले आया जाए। इसके अलावा दूसरी सर्जिकल अप्रोचेस क्या हैं, टेम्पोरल लोब रिसेक्शन। रिसेक्शन यानी सर्जिकल रिमूवल ऑफ पार्ट ऑफ टेम्पोरल लोब या रिमूवल ऑफ टेम्पोरल लोब टिप, या फिर सेरेब्रल हेमिस्फेयरेक्टोमी यानी सेरेब्रल हेमिस्फेयर की पार्ट की जो है वो उसकी रिमूवल। ये भी जो है वो सेरेब्रल कॉर्टिकल रीजन जो है वहाँ पे भी जो है वो टोमी यानी सर्जिकल रिमूवल उस पार्ट का किया जा सकता है जो कि एपिलेप्टिक ओरिजिन है।
ठीक है, या एपिलेप्टोजेनिक ब्रेन रीजन है, तो उस एपिलेप्टोजेनिक ब्रेन रीजन की सर्जिकल रिमूवल जो है वो सर्जिकल प्रोसीजर के ज़रिए की जाएगी। अच्छा जनाब, तो ये तो था हमारे पास इन तमाम सिचुएशन का जो मैनेजमेंट है हमने वो कंप्लीट कर दी। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कन्वल्सिव स्टेटस एपिलेप्टिकस। शुरू में भी मैंने ये बात बताई थी कि स्टेटस एपिलेप्टिकस एक इमरजेंसी कंडीशन है और इसमें यू नीड टू रश टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटल एज सून एज पॉसिबल। क्योंकि इसमें क्या होता है कि अक्सर व बेशतर कॉन्शियसनेस जो होती है पेशेंट की रिकवर नहीं होती बिटवीन सीजर अटैक, और फिर वो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से पेशेंट एक्सपायर हो सकता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? दिस डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड रिपीटेशन ऑफ जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स विद नो रिकवरी ऑफ कॉन्शियसनेस बिटवीन सीजर्स। तो इसी वजह से दिस इज लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन एंड मे परसिस्ट फॉर आवर्स और इवन डेज। इतना ज़्यादा प्रोलॉन्ग ये हो सकती है। इफ इट लास्ट लॉन्गर देन 1 आवर देन सीवियर परमानेंट ब्रेन डैमेज में रिजल्ट। अगर 1 घंटे से ज़्यादा हो जाए इसको तो फिर वो परमानेंट ब्रेन डैमेज हो सकता है। वही क्यों? बिकॉज ऑफ एनॉक्सिया यानी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से इनसाइड द ब्रेन। कॉज क्या है इसकी एपिलेप्टिकस की, स्टेटस एपिलेप्टिकस की? पुअर थेरेप्यूटिक कंप्लायंस, यानी जो ड्रग्स उसको प्रिस्क्राइब की गई थी पेशेंट को वो उसको प्रॉपरली कंप्लाई नहीं कर रहा है, सही तरीके से नहीं ले रहा। या फिर इंट्राक्रेनियल इन्फेक्शन, ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया, या नियोप्लाज्म, ब्रेन में जो है वो नियोप्लाजिया हो गया, यानी कैंसर या प्री कैंसरस कंडीशन है, यानी एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स हो रहा है। अल्कोहल विड्रॉवल से भी हो सकता है, ड्रग ओवरडोज से भी हो सकता है, ख़ासतौर से CNS स्टिमुलेंट, और मेटाबॉलिक इम्बैलेंस भी इसके रीज़न हो सकते हैं। मैनेजमेंट क्या है इसकी, यानी इमरजेंसी में क्या मैनेज किया जाएगा? सबसे पहले ये एक पेशेंट एयरवे मस्ट बी मेंटेन ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई बहाल हो। इसके अलावा इफ़ द कॉज ऑफ द कंडीशन इज अननोन, यानी अगर हमें कंडीशन उस वक्त नहीं पता, इमीडिएटली गिव डेक्सट्रोज 5% इन वाटर इन 25 to 30 ml एंड वाया IV इन केस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया इज द कॉज। यानी ख़ास तौर से अगर हाइपोग्लाइसीमिया इज़ द कॉज तो फिर डेक्सट्रोज 50% इन वाटर 30 ml, या फिर 50% 50 ml में भी आप इमरजेंसी कंडीशन में दे सकते हैं। अच्छा, अगर सीजर परसिस्ट कर रहा है तो फिर क्या करें आप? डाइज़ेपाम 10 मिलीग्राम दें, विच इज़ द मैक्सिमम डोज एट दिस मोमेंट डाइज़ेपाम, और वो भी आपने एडमिनिस्टर करना है वाया IV रूट एट ए रेट नॉट एक्सीडिंग 2 मिलीग्राम पर मिनट। यानी इन्फ्यूजन रेट आपका क्या होना चाहिए? पर मिनट 2 मिलीग्राम से ज़्यादा ना जाए, और अंटिल द सीजर स्टॉप्स। 2 मिलीग्राम पर मिनट आपने स्टार्ट किया, सपोज दैट आप 8 मिलीग्राम तक जाए और सीजर स्टॉप हो गए तो फिर अभी आप बंद कर दीजिए। या अगर नहीं हुए तो आप जा सकते हैं मैक्सिमम कितने मिलीग्राम तक? 20 मिलीग्राम तक जा सकते हैं। अगर 20 मिलीग्राम तक भी चले गए और अभी भी कंट्रोल में नहीं आ रहे तो फिर आपने क्या करना है? फेनिटॉइन या फॉस्फेनिटॉइन जो है वो एडमिनिस्टर करनी है वाया IV रूट, एंड अगेन द इन्फ्यूजन रेट शुड बी नॉट मोर देन 50 मिलीग्राम पर मिनट टू ए मैक्सिमम डोज ऑफ 11 to 18 मिलीग्राम पर kg। ठीक है, ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते रहें टू डिटेक्ट द हाइपोटेंशन, क्योंकि फेनिटॉइन से हाइपोटेंशन हो सकता है। ठीक है, इफ दीज मेजर्स डू नॉट स्टॉप द सीजर, यानी फेनिटॉइन भी दे दी अभी भी नहीं हो रहा, देन फिर क्या करें? वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज गिवन, यानी अब रिपीट कर लेंगे। डाइज़ेपाम इज गिवन एज एन IV ड्रिप ऑफ 50 to 100 मिलीग्राम। डाइज़ेपाम 50 से 100 मिलीग्राम दे सकते हैं, डाइल्यूट करके कितने में? 500 ml डेक्सट्रोज 5% इन वाटर। ठीक है, और इन्फ्यूजन रेट क्या होना चाहिए? 40 ml पर आवर अंटिल द सीजर स्टॉप्स। इसके अलावा फिनोबार्बिटॉल दे सकते हैं, या उसमें ऐड करेंगे इज गिवन एज एन IV इन्फ्यूजन ऑफ 8 to 20 मिलीग्राम पर kg, और उसका जो इन्फ्यूजन रेट हो नॉट फास्टर देन और ग्रेटर देन 100 मिलीग्राम पर मिनट। अब देखें क्या होता है। अगर अभी भी सीजर कंटिन्यू है, देन डिस्पाइट दिस मेजर, देन वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज देन टेकन। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है कि कोई इसमें से एक ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। ऊपर वाला भी जो मैंने बताया उसमें से भी डाइज़ेपाम या फिनोबार्बिटॉल में से कोई एक ऑप्शन आपने यूज़ करना है। नाउ इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? पैरेल्डिहाइड देंगे। ठीक है, पैरेल्डिहाइड गिवन वाया IV डोजेज ऑफ 0.1 to 0.15 ml per kg diluted to a 4% solution in normal saline।
लिडोकेन दे सकते हैं या फिर इन IV लोडिंग डोज ऑफ 50 to 100 मिलीग्राम, और फिर इन्फ्यूजन देंगे 1 to 2 मिलीग्राम पर मिनट। अच्छा, या तीसरा ऑप्शन क्या है, जनरलाइज एनेस्थीसिया, ठीक है, विद वेंटिलेटरी असिस्टेंस, यानी वेंटिलेटर की असिस्टेंस के साथ, और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकेज के साथ, यानी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग भी साथ में देंगे जनरल एनेस्थीसिया के साथ। तो ये जो होगी मैनेजमेंट होगी, ठीक है। इसके अलावा आपके पास और क्या सिचुएशन हो सकती हैं इमरजेंसी, नॉन कन्वल्सिव स्टेटस एपिलेप्टिकस। ये क्या है, कंडीशन प्रेजेंट एज रिपीटेड एब्सेंस सीजर्स और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर, बार बार एब्सेंस सीजर हो रहे हैं या कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर हो रहे हैं। ये क्या है, द पेशेंट मेंटल स्टेट फ्लक्चुएट्स, confusion, impaired response and automatism are prominent. इसकी इनिशियल मैनेजमेंट क्या है, टिपिकली इन्वॉल्व्स इंट्रावेनस डाइजिपाम, ठीक है, इंट्रा IV डाइजिपाम दें। कॉम्प्लेक्स पार्शियल स्टेटस एपिलेप्टिकस में ऑल्सो नेसेसिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच ड्रग्स एज फेनिटोइन और फिनोबार्बिटॉल, और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर है स्टेटस एपिलेप्टिकस के साथ, तो फिर आप फेनिटोइन या फिनोबार्बिटॉल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये है दरअसल ऐसी सिचुएशन जो कि कॉम्प्लिकेशन के हवाले से है। नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन इज़ सीजर डिसऑर्डर एंड प्रेगनेंसी, क्योंकि देखें जिन फीमेल को सीजर डिसऑर्डर है और वो प्रेग्नेंट हो जाएं तो फिर अब कौन सी ड्रग देनी चाहिए, कौन सी ड्रग नहीं देनी चाहिए, दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। अब अगर हम एपिडेमियोलॉजी के हवाले से बात करें तो अबाउट 0.5% ऑफ ऑल प्रेगनेंसीज अकर इन वुमेन विद एपिलेप्सी, ठीक है। तो अब कोई अगर मैरिड कपल है तो उसके लिए फिर प्री कंसेप्शन काउंसलिंग की ज़रूरत होगी, यानी कंसेप्शन होने से पहले उनकी काउंसलिंग होनी ज़रूरी है। सबसे पहले क्या करें कि आप उनको बताएं काउंसलिंग के दौरान कि रिस्क फॉर मदर एंड फीटस क्या क्या है, उसको डिस्कस करें। रिस्क फॉर फीटल मेलफॉर्मेशन क्या है, एसोसिएटेड विद एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स एंड अदर जेनेटिक फैक्टर्स, यानी और क्या जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ डेवलप हो सकती हैं बिकॉज ऑफ एपिलेप्सी एंड बिकॉज ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, और कौन सी ड्रग जो होंगी वो उसमें सेफ हो सकती हैं। जब हम ड्रग थेरेपी की बात करेंगे तो फिर वही प्रोटोकॉल बनाएंगे सबसे पहले कि हम किन पेशेंट्स को ड्रग को स्टॉप कर सकते हैं। तो इफ़ द पेशेंट इज सीजर फ्री फॉर एटलीस्ट 2 years, तब हम सोच सकते हैं कि विड्रॉवल ऑफ ड्रग कंसिडर किया जाए, ठीक है। इफ़ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग थेरेपी इज़ नेसेसरी, अगर ज़रूरी है, यानी ये कि अब आप ड्रग बंद नहीं कर सकते, तो फिर क्या करें, स्विच टू मोनोथेरेपी शुड बी मेड इफ़ पॉसिबल। तो कोशिश करें कि मोनोथेरेपी पे ले आए अगर वो पेशेंट 2 ड्रग या 3 ड्रग पर मौजूद है। अच्छा, 5 एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन जो कि यूज़ की जा चुकी हैं या स्टडी की जा चुकी हैं प्रेग्नेंट पेशेंट में, जो कि हैं कार्बामेज़ेपिन, फिनोबार्बिटॉल, फेनिटोइन, प्रीमेडोन एंड वैल्प्रोइक एसिड। इसके अलावा मोनोथेरेपी ऑफ लेमोट्रिजीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसको भी देखा है, इसका कोई टेरेटोजेनिक इफेक्ट नहीं है। अच्छा, कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशन जो एसोसिएटेड है विद दीज ड्रग इंक्लूड, वो क्या क्या है, यानी ये जो हमने बात की है कार्बामेज़ेपिन, फिनोबार्बिटॉल, फेनिटोइन, प्रीमिडोन और वैल्प्रोइक एसिड्स, इससे कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशन क्या क्या हो सकती है। क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मेलिटीज़, यानी क्रेनियल पार्ट ऑफ ब्रेन, फेशियल पार्ट, कार्डिक डिफेक्ट्स, हार्ट की डेवलपमेंट में डिफेक्ट्स उसके चैम्बर में, एंड न्यूरोनल ट्यूब डिफेक्ट, यानी स्पाइनल ट्यूब जो होती है, स्पाइनल कॉलम जो होता है उसमें डिफेक्ट। अच्छा, ये जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं, दे डिड नॉट कंसिडर पैटर्नल जेनेटिक फैक्टर्स, यानी फादर की तरफ से जो जेनेटिक फैक्टर है उसको कंसिडर नहीं किया गया है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स को भी कंसिडर नहीं किया गया है, ड्रग डोजिंग को भी और कॉम्बिनेशन थेरेपी को भी, ठीक है। अच्छा, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स इंटरफेयर विद फोलेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है, यानी ये फोलेट मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करती हैं बाय इनहिबिटिंग डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम, तो जिसकी वजह से फोलिक एसिड की कमी हो जाती है, और फोलिक एसिड इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फॉर ऑर्गेनोजेनेसिस इन फीटस। सो इसी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फोलिक एसिड 4 milligram डेली एंड मल्टीविटामिन्स डिक्रीजेज द रिस्क ऑफ मेलफॉर्मेशन स्पेशली ऑफ द न्यूरोनल ट्यूब। ये देखा गया है कि अगर 4 मिलीग्राम पर डे फोलिक एसिड की सप्लीमेंटेशन की जा रही है और मल्टीविटामिन्स दिए जा रहे हैं, तो ये जो मेलफॉर्मेशन जो है, कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशन है, इनका रिस्क
काफ़ी हद तक कम हो जाता है, स्पेशली न्यूरोनल ट्यूब, जिसको हम एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी में स्पाइना बाइफिडा भी कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा विटामिन के 10 मिलीग्राम पर डे फॉर लास्ट 1 to 2 मंथ्स ऑफ जेस्टेशन, ये भी देना चाहिए। क्यों? हेल्प प्रिवेंट नियोनेटल हैमरेज, स्पेशली इन केस ऑफ फेनिटोइन और फिनोबार्बिटॉल यूज, खासतौर से फेनिटोइन और फिनोबार्बिटॉल पे जब पेशेंट हो, जब, क्योंकि उसमें चांसेस होते हैं नियोनेटल हैमरेज के। लिहाजा 1 to 2 मंथ्स ऑफ जेस्टेशन पे, ये लास्ट 1 to 2 मंथ्स ऑफ जेस्टेशन पे विटामिन के 10 मिलीग्राम पर डे भी रिकमेंडेड है। अच्छा, सीजर डिसऑर्डर एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के हवाले से अगर देखा जाए तो गाबापेंटीन, लेविटायरासीटम, इथोसेक्सिमाइड, वेल्प्रोइक एसिड, जोनेसामाइड, प्रीगाबालिन, वीगाबाट्रिन एंड टायागाबिन, दे डू नॉट अफेक्ट द एफिकेसी ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो इनको जो है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के साथ कंबाइन करके दिया जा सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज द सीजर डिसऑर्डर इन एल्डरली पॉपुलेशन। अच्छा, अब एल्डरली पॉपुलेशन में ये है कि जो न्यू जनरेशन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं, जैसा कि लेविटायरासीटम एंड गाबापेंटीन है, दे आर मोर यूजफुल ओइंग टू लो लेवल ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग एंड सेफर साइड इफेक्ट्स। तो इसी वजह से इनके इंटरेक्शन भी दूसरी ड्रग के साथ कम है जो वो पेशेंट ले रहा होगा। न्यूअर एजेंट्स हैव लेस पोटेंशियल फॉर ड्रग इंटरेक्शन, जैसे हमने अभी बात की, एंड दीज एजेंट्स देन एजेंट्स एलिमिनेटेड फ्रॉम द लिवर, किडनी के बजाय ये लिवर से एलिमिनेट होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो ओल्ड एज के केसेस होते हैं इनमें किडनी जो होती है वो उसका फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ हुआ होता है। तो इसी वजह से ये न्यू जनरेशन जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जो है वो एल्डरली पेशेंट में, यानी एल्डरली पॉपुलेशन में है, ज़्यादा प्रेफर्ड है। तो ये जो होगा वो तरीक़ाकार होगा हमारे इसको मैनेज करने का। अच्छा, इसके बाद आइए, अब हमने मॉनिटरिंग भी करनी है। ठीक है, मॉनिटरिंग कैसे करनी है? एक तो ये कि वही फ्री सीरम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग लेवल्स शुड बी मॉनिटर्ड मंथली immediately before the next dose, and dose should be adjusted to the lowest dose providing adequate control. अच्छा, फ्री सीरम एंटी एपिलेप्टिक यानी फ्री ड्रग लेवल चेक करना ज़रूरी है, यानी बाइंड फॉर्म वाली नहीं बल्कि फ्री, क्योंकि हमें मालूम है कि ये जो फ्री ड्रग होती है इसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट होता है। जो ड्रग जब तक बाइंड रहती है ना तो वो थेरेप्यूटिक इफेक्ट देती है और ना ही वो एलिमिनेट होती है, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन मालूम करना ज़रूरी है। इसके अलावा जो मिनिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन है उसकी बेस पर डोज कैलकुलेट करें ताकि लेवल्स जो हो वो लोएस्ट साइड पे रहें और जो है वो कंसंट्रेशन कम से कम मेंटेन करने की कोशिश की जाए। इसके अलावा सीरम पे अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल भी चेक किया जाए, अल्ट्रासोनोग्राफी भी की जाए, स्पेशली एट 16 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, ये चेक करने के लिए कि गॉड फॉरबिडन अगर फीटल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो रहा है तो वो उसी वक्त पता चल जाए। इसके अलावा ऑल्टरनेटिव टू दीज टेस्ट इज एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? इसमें ये होता है कि एक नीडल इंसर्ट की जाती है, एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो कलेक्ट किया जाता है और इस एमनियोटिक फ्लूइड का एवेल्यूएशन लेबॉर्ट्री में किया जाता है कि क्या वो उसकी कंपोजिशन, प्रोटीन और जो उसमें मुख्तलिफ हार्मोन्स और एंजाइम्स के लेवल वो नॉर्मल हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो उससे भी बहुत सारी जो अगर कोई कंजेनाइटल एनोमली हो रही हो तो उसके बारे में हमें उसी वक्त पता चल जाता है। ठीक है, तो एमनियोसेंटेसिस एक टेक्निक है जिसमें एक नीडल इंसर्ट की जाती है एब्डोमेन के ज़रिए, एमनियोटिक फ्लूइड को जो है वो यानी जो एमनियोटिक कैविटी होती है यानी जो जिसमें फीटस डेवलपमेंट हो रहा होता है, फीटल डेवलपमेंट कैविटी जो होती है जहाँ पे जो है वो फीटस डेवलप हो रहा होता है, वहाँ से फ्लूइड हासिल किया जाता है। ठीक है, ख़ास तौर से ये एमनियोसेंटेसिस कब ज़रूरी है? व्हेन द पेशेंट इज टेकिंग वेल्प्रोइक एसिड और वेल्प्रोइड और कार्बामेज़ेपिन। इसके अलावा नेक्स्ट मॉनिटरिंग स्टेप क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव अल्ट्रासोनोग्राफी, ये भी की जाए एट परफॉर्म एट 18 and 22 वीक्स ऑफ जेस्टेशन फॉर पेशेंट्स टेकिंग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स दैट कॉज कार्डियक एनोमलीज। तो कॉम्प्रिहेंसिव अल्ट्रासोनोग्राफी इसलिए ज़रूरी है 18 to 22 वीक्स पे कि ये चेक करने के लिए कि कोई कार्डियक एनोमलीज तो डेवलप नहीं हो रही, क्योंकि ये ड्रग जो है वो कार्डियक चैम्बर्स की एनोमलीज को भी डेवलप करते हैं। अच्छा, उसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंट्रापार्टम प्लान्स। इंट्रापार्टम प्लान्स शुड इंक्लूड आईवी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन, यानी इंट्रापार्टम क्या है? जब डिलीवरी होने लगी हो तो उस वक्त यानी उससे थोड़ा सा पहले आईवी एडमिनिस्टर करें शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन। क्यों? क्योंकि देयर इज ए कंसर्न अबाउट फीटल
or maternal respiratory depression, administering IV phenytoin or IM phenobarbital should be considered. अगर बेंजोडाइजिपीन से फीटल या मैटरनल रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का खदशा हो, कंसर्न हो, तो फिर आप ऑल्टरनेटिवली IV बेंजोडाइजिपीन के बजाय IV फेनिटोइन या IV फेनोबार्बिटॉल भी कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा क्लॉटिंग स्टडीज शुड बी परफॉर्म्ड और उस वक्त भी फिर 1 मिलीग्राम विटामिन के शुड बी गिवन टू द इन्फेंट। Nurses and physicians should be alerted for possible hemorrhage of the infant and apprised that the infant may experience anti-epileptic drug withdrawal। और इस चीज़ को आप अपने जहन में रखें, कंसिडरेशन में रखें। आफ्टर द बर्थ इन्फेंट जो है वो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के विड्रॉवल सिम्टम्स को फील कर सकता है। इसी वजह से हमने उसको फिर IV बेंजोडाइजिपीन या IV फेनिटोइन या IM फिनोबार्बिटॉल इंट्रापार्टम पीरियड में जो है वो मदर को दिया था। तो उसको मैनेज करने के लिए ये हमें ज़रूरी है कि हम ये तमाम चीज़ें जो है वो कंसिडरेशन में रखें। अच्छा, इसको एंड करने से पहले हम इस चैप्टर के जो जितने इम्पोर्टेंट टेबल्स हैं उनको एक दफ़ा और देख लेते हैं, क्योंकि पिछले लेक्चर्स में हमने वो टेबल इस तरह से विजुअलाइज नहीं किए थे। तो अब हम एक एक करके इन तमाम टेबल्स को एक नज़र देख लेते हैं ताकि हम उन टेबल्स को भी जो है वो समझ सकें कि उनमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है और किस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। जैसे ये टेबल है इस वक्त हमारे पास, ये टेबल हमें बता रहा है डोजेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन और फिर उसके बाद जो है वो उनकी जो है वो क्या उनके किस तरह से इफ़ेक्ट है। लाइक फॉर एग्जांपल कार्बामेजिपिन प्लस माइनस एंजाइम इंड्यूसर, यानी एंजाइम इंड्यूसर कुछ पेशेंट में करती है कुछ में नहीं। एंजाइम इनहिबिटर यस ये करती है, लोडिंग डोज इसकी नहीं है। यूजुअल एडल्ट डोज 800 to 1200 मिलीग्राम, हाफ लाइफ इसकी जो है वो 11 to 22। थेरेप्यूटिक प्लाज्मा कंसंट्रेशन 4 to 12 माइक्रोग्राम पर ml। मेजर रूट ऑफ एलिमिनेशन हेपेटिक, प्रोटीन बाइंडिंग 75 to 80% है। फिर इसी तरीके से हमारे पास कार्बामेज फेनिटोइन है, फिर उसकी जो है वो एंजाइम इंडक्शन एंड इनिबिशन और लोडिंग डोज यस है और दी जानी चाहिए। यूजुअल डोज 300 to 700 मिलीग्राम, हाफ लाइफ 22 to 72 आवर और फ्री ड्रग कंसंट्रेशन की हाफ लाइफ जो होगी, जो अनबाउंड होगी 1 to 2 आवर। प्लाज्मा कंसंट्रेशन 5 to 20 माइक्रोग्राम पर ml। मेजर रूट ऑफ एलिमिनेशन हेपेटिक, प्रोटीन बाइंडिंग 90%। नेक्स्ट ड्रग फिनोबार्बिटॉल, सेम एंड प्रोफाइल ऑफ एंजाइम इंड्यूसर एंड इनिबिशन, लोडिंग डोज यस और डोज जो है वो फिनोबार्बिटॉल की जो है 90 से 300 मिलीग्राम है, हाफ लाइफ 100 मिलीग्राम है। थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन जो है वो 15 to 40 है। हेपेटिक इज़ ग्रेटर दैन रीनल एंड प्रोटीन बाइंडिंग इज़ 40 to 60%। उसके बाद प्रीमिडोन है, वेल्प्रोइक एसिड है, इथोसेक्सिमाइड है, फेल्बामेट है, गाबापेंटीन, लेमोट्रिजीन, टोपिरामेट। बहरहाल इनमें से बहुत सारी ड्रग की हमने ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टेबल पे, देखते हैं कि नेक्स्ट टेबल में हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। जो नेक्स्ट टेबल है हमारे पास, इसमें क्लासेस ऑफ ड्रग हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। बार्बिचुरेट्स में आपके पास फिनोबार्बिटॉल, प्रेमिडोन, मेफोबार्बिटॉल है। हाइड्रेंटाइन की जो है आपके पास फेनिटोइन, मीफेनिटोइन, इथोटोइन, फॉस्फेनिटोइन। सक्सिनामाइड्स में इथोसेक्सिमाइड, मेथसेक्सिमाइड, फेनसेक्सिमाइड है। सल्फोनामाइड में जोनेसामाइड, ट्राईमेथाडायोन है। अच्छा, ऑक्सेजोलिडीन डायोन्स में पैरामेथाडायोन, डाइजिपाम, लोरेजिपाम। बेंजोडाइजिपेन में क्लोनिजेपैन, फेल्बामेट, क्लोराजिपेट, डाइपोटेशियम। कार्बामेजिपिन, वेल्प्रोइक एसिड, टोपिरामेट, डायागामिन, लेविटायरासिटम। मिथसेलेनियस में लेमोट्रोजीन, गाबापेंटीन, प्रीगाबालिन और ऑक्सकार्बाजिपिन, लेकोसामाइड, रोफिनामाइड एंड वीगाबेट्रिन। तो ये जो है हमारे पास ड्रग है। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा हमने ये चॉइसेस के हवाले से ये हम पहले ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये तमाम हमने ऑलमोस्ट टेबल भी अपने कंप्लीट कर लिए इस चैप्टर के। तो इसके बाद जो है वो हम जो है वो डिसऑर्डर्स हैं दैट मिमिक द एपिलेप्सी, इस पे भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं और ये टेबल पे भी हम काफ़ी तफसील से डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन एक दफ़ा फिर हम देख लेते हैं कि गैस्ट्रो जो वो फैक्टर्स जो कि मिमिक करते हैं एपिलेप्सी को, यानी बढ़ाते हैं। तो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लैक्स,
ब्रीथ होल्डिंग स्पेल्स, मिग्रेन हो गया, कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज़ एंड मूवमेंट डिसऑर्डर्स, साइकोसोशल डिसऑर्डर्स, ये भी जो है वो फैक्टर्स हैं जो हम जो है वो मिमिक करते हैं एपिलेप्सी को। इसके अलावा ये ब्रेन का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पे, जिसमें ये बताया है कि ब्रेन का कौन सा लोब बॉडी के किस पार्ट को कंट्रोल करता है। तो इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे कि अगर फॉर एग्जांपल स्पीच इज़ इम्पेयर्ड एंड स्मेल इज़ इम्पेयर्ड, तो फिर ये जो पार्ट है लोब जो है यहाँ पर इशू है, जिसकी वजह से जो है वो ये स्पीच प्रॉब्लम हो रहा है। तो फिर अगर सर्जरी करनी हो तो इस साइड पर करनी पड़ेगी। इसी तरह से टेस्ट है, ये बिहेवियर का है, ये आर्म कंट्रोल का है, ये बॉडी कंट्रोल का, लेग कंट्रोल का। तो हम इसकी बेस पर भी ये आइडेंटिफाई करके ये डिस्कस और डिसाइड कर सकते हैं कि सर्जरी किस हिस्से में करनी चाहिए। इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी डिटेल में पहले कि प्रोबेबल कॉज ऑफ रिकरेंट सीजर बाय एज ग्रुप क्या है, तो ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा ये जो क्लासिफिकेशन के थे हमारे पास 2 टेबल, ये भी हम कर चुके हैं, जो इंटरनेशनल लीग ऑफ एपिलेप्सी और इसके अलावा जो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन की जो क्लासिफिकेशन है, दोनों के हवाले से जो है वो हमने इसको काफ़ी तफसील से डिस्कस कर लिया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ सीजर डिसऑर्डर एंड इट वाज द लास्ट लेक्चर, and I hope that you have enjoyed this lecture and you have learned and got and consumed so much information from my lectures. Thank you very much. So now we are stopping here our last lecture of seizure disorder. Then soon we will come back with a new lecture of with another topic, with another disease. So stay with us. Thank you very much.